हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम पाइरोल के बारे में स्टडी करेंगे। पाइरोल जो कि एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें कि हेट्रो एटम के रूप में नाइट्रो एटम प्रेजेंट होता है। अगर इसका IUPAC नाम हम देखें तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे एजा, और सफिक्स क्योंकि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसपे कि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो सफिक्स हो जाएगा यहाँ पे ओल। जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स को IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग मिला के लिखते हैं तो प्रीफिक्स का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो ड्रॉप हो जाएगा और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एजोल। तो पिरोल का जो IUPAC नाम हम देखें तो पिरोल को IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एजोल कहा जाता है। ये जो पिरोल है ये कई नेचुरल कंपाउंड्स में पाया जाता है जैसे कि एल्कलॉइड्स, क्लोरोफिल, हिमेटिन आदि में। इसके अलावा ये कोलतार में भी पाया जाता है और बॉर्न ऑयल में भी पाया जाता है जो कि इसका एक मेन सोर्स है। अब हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्न ऑयल की। बॉर्न ऑयल से इसे प्राप्त करने के लिए इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाता है और लास्ट में उसको 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करने के बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गलाकर पोटेशियो पाइरोल सॉल्ट इसका प्राप्त कर लेते हैं, जिसका कि ड्राई डिस्टिलेशन करवाने पर हमें प्योर पाइरोल प्राप्त होता है। सेकंड मेथड अगर देखें तो इसे एसिटिलीन से बनाया जा सकता है। एसिटिलीन और अमोनिया के मिक्सचर को यदि रेड हॉट ट्यूब में प्रवाहित किया जाए तो हमें पिरोल प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए ये एसिटिलीन लीजिए ये और साथ में अमोनिया का दोनों का मिक्सचर लिया गया है रेड हॉट ट्यूब में, तो यहाँ पे पिरोल प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। तीसरा मेथड अगर देखें तो इसको अमोनियम म्यूसिट से बनाया जाता है। ये जो अमोनियम म्यूसिट है ये म्यूसिक अम्ल का अमोनियम सॉल्ट होता है। अमोनियम म्यूसिट को जब ग्लिसरॉल के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिलेशन किया जाता है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में पिरोल प्राप्त होता है। तो इस मेथड में डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रेशन भी होता है। अगला मेथड है सक्सिनिमाइड से। ये जो सक्सिनिमाइड है इसको सक्सिनिक एसिड से बनाया जाता है। सक्सिनिक एसिड को सबसे पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड की अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाने पर हमें सक्सिनिमाइड प्राप्त होता है। ये जो सक्सिनिमाइड है इसको जब हम जिंक डस्ट के साथ में गर्म करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में पिरोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड में इसको हम फ्यूरेन से भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूरेन की जब अमोनिया के साथ Al2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में इसका उत्पादन होता है और ये उत्पादन एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग के रूप में इसका किया जाता है। पाइरोल के मेथड्स में अगला जो मेथड है वो है पोलनोर सिंथेसिस। पोलनोर सिंथेसिस में यह क्या करते हैं, हम 1,4 डाई कीटोन को हम अमोनिया के साथ में गर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो अमोनिया है वो एक कार्बन एटम पर अटैक करता है और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें से H2 का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये क्या होता है उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के पास में जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो प्रोटॉन के रूप में निकल के और इस तरह से दूसरे जो कार्बन एटम है उसके हाइड्रोजन के साथ में मिलके H2O के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगले स्टेप में ये जो नाइट्रोजन एटम है यहाँ से प्रोटॉन का रीअरेंजमेंट हो रहा है एक तरह से, और प्रोटॉन रीअरेंज होके यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम पर जुड़ रहा है जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट के द्वारा इस कार्बन एटम से यहाँ पे अटैच हो रहा है और लास्ट स्टेप में
जो दूसरा जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलेगा और यहाँ पे क्या करेगा, वो इस ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ के एक H2O के मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पे निकल जाएगा और इस तरह से डाईमेथिल पिरोल का संश्लेषण होगा। अगला मेथड है नॉर पिरोल संश्लेषण। इस मेथड में क्या करते हैं हम, पिरोल के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए ये जो मेथड है एक कॉमन मेथड है। इस मेथड में अल्फा अमीनो कीटोन की रिएक्शन करवाई जाती है बीटा कीटो एस्टर के साथ में। इन दोनों का एक तरह से कंडेंसेशन करवाया जाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, 2,4 डाई कार्बोथॉक्सी 3,5 डाईमेथिल पिरोल हमें यहाँ पे एक डेरिवेटिव के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से नॉन पिरोल संश्लेषण पिरोल्स के डेरिवेटिव बनाने की एक इम्पोर्टेंट मेथड है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। पिरोल जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन जैसे ही एयर में इनको खुला छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ब्राउन होके ये लास्ट में ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 404 केल्विन और इनकी जो स्मेल होती है वो क्लोरोफॉर्म के समान होती है। पिरोल्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल और ईथर्स में ये सॉल्युबल होते हैं। ये क्योंकि वीक बेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है, पिरोल का जो नाइट्रोजन एटम होता है, इस नाइट्रोजन एटम के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन में यहाँ पे काम आ जाते हैं। तो इस कारण से पिरोल एक तरह से वीक बेस के रूप में बिहेव करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जो पिरोल्स है वो जैसे निकल के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है, इनका हाइड्रोजनेशन हो जाता है और पिरिलिडीन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हमें होता है। साथ ही पिरोल को यदि जिंक के साथ में और एसिटिक एसिड के साथ में हाइड्रोजनेशन किया जाए तो सबसे पहले पिरोलिन बनता है और पिरोलिन का फिर हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस के साथ में हाइड्रोजनेशन करवाया जाए तो उस स्थिति में हमें पिरिलिडीन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं पिरोल के एम्फोटेरिक नेचर के बारे में। पिरोल में क्या होता है, एक NH समूह यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो NH समूह होता है इसका जो नेचर होता है वो सेकेंडरी अमीनो समूह के समान ही होना चाहिए। जैसे कि सेकेंडरी अमीनो समूह कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन बेसिक नेचर का तो होता है पिरोल, लेकिन जो बेसिक नेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब एक वीक बेस की तरह ये बिहेव करता है। यहाँ पे इसका जो बेसिक नेचर होता है, वीक बेसिक नेचर होता है, वो इस कारण से होता है क्योंकि जो पिरोल के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इस रिंग के एरोमेटिक सेक्सेट में एक तरह से योगदान देते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइजेशन में ये काम आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रोटॉन को देने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे हमें आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस कारण से ये जो नाइट्रोजन एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और क्योंकि एक प्रोटॉन ये क्या करता है, इससे जुड़ा हुआ जो प्रोटॉन होता है वो भी आसानी से इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन एटम होता है वो भी आसानी से प्रोटॉन के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो प्रोटॉन त्यागने के बाद में एक तरह से पिरोल पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसका कि रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो एक तरह से ये वीक एसिड के रूप में भी बिहेव करता है। तो इस तरह से ये वीक एसिड के रूप में भी बिहेव कर रहा है और वीक बेस के रूप में भी बिहेव कर रहा है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, एम्फोटेरिक नेचर हो गया, उभयधर्मी प्रकृति का ये हो गया। आगे चलते हैं तो आगे आती है इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है जो कि बेंजीन के समान होती है, लेकिन ये बेंजीन से भी बहुत ज़्यादा अधिक रिएक्टिव होता है। तो इस कारण से बेंजीन जितनी रिएक्शंस देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सारी रिएक्शंस इसमें भी होती है, लेकिन ये जो रिएक्शंस होती है वो पोजीशन नंबर 2 पर होती है। तो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो कि पिरोल की दी हुई है। जैसे जो पिरोल होता है
पिरोल सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में ये किया करके क्या होता है, इसका क्लोरीनेशन हो जाता है और ये 2,3,4,5 टेट्रा क्लोरोपिरोल बनाता है। और ब्रोमिनेशन कराने के लिए हमें मेथनॉल के साथ में ब्रोमिनेशन करवाया जाएगा, मैथिलॉन और ब्रोमीन के साथ में, तो इसका 2,3,4,5 टेट्रा ब्रोमोपिरोल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। आयोडीनेशन कराने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड और वाटर के साथ में करवाएंगे, तो यहाँ पे 2,3,4,5 टेट्रा आयोडोपिरोल का फॉर्मेशन होगा। अगली रिएक्शन में जाते हैं तो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। नाइट्रेशन रिएक्शन, यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए हम HNO3 काम में लेते हैं और HNO3 के साथ में हम एसिटिक एनहाइड्राइड काम में यहाँ पे लेते हैं और रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, तो हमें 2 नाइट्रोपिरोल यहाँ पे प्राप्त होता है। इसी तरह से सल्फोनेशन करवाया जाता है, तो सल्फोनेशन के लिए यहाँ पे SO3 काम में लिया जाता है और ये रिएक्शन पिरिडीन और डाईएथिल क्लोराइड के साथ में संपन्न होती है और पिरोल टू सल्फोनिक अम्ल हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। यहाँ पे जो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों रिएक्शंस होती है, ये कंसनट्रेट एसिडिक सॉल्यूशंस के साथ में नहीं होती है, या हम कह सकते हैं सांद्र जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें ये रिएक्शन संपन्न नहीं होती और रिएक्शंस की तरह, क्योंकि पिरोल क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण बहुत ही माइल्ड कंडीशन में भी रिएक्शंस हो जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पे HNO3 के साथ में हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। साथ ही SO3 के साथ में ये इसका सल्फोनेशन होके हमें पिरोल टू सल्फोनिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से आगे हम बात करें फिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन की, तो फिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में पिरोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया करके यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं वो लेते हैं SnCl4, तो यहाँ पे 2 एसिटिल पिरोल हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। हमने फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पहले भी हमने डिस्कस की थी, फिनोल, जब हम फिनोल चैप्टर में हम पढ़ रहे थे फिनोल्स की फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो हमने देखा था कि जो हम फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं वो AlCl3 लेते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, SnCl4 वीक कैटलिस्ट के रूप में ले रहे हैं, जो कि एक कैसा है, बहुत ही वीक लुईस एसिड है। तो यहाँ पे एक तरह से पिरोल इतना रिएक्टिव है कि ये बहुत ही माइल्ड कंडीशन में भी हमें प्रोडक्ट दे रहा है। तो SnCl4 की उपस्थिति में ही हमें 2 एसिटिल पिरोल यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जो ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन की हमने रिएक्शंस पढ़ी इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है, पिरोल की रिएक्शंस अगर हम वैसे करवाएं, कंसनट्रेट एसिडिक सॉल्यूशन में करवाएं, तो उस स्थिति में क्या होता है, पिरोल में पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो हमें हेलो प्रोडक्ट यहाँ पे उसके प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस कारण से जो रिएक्शन हम डिफरेंट कंडीशंस पे हम रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट उसके वहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके अगली रिएक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में फिनोल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं और हाई प्रेशर रखते हैं, तो हमें पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी में हम आगे जाते हैं, तो इसकी अगली रिएक्शन है राइमर-टीमान रिएक्शन। तो राइमर-टीमान में पिरोल की क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ पे 2 फॉर्मिल पिरोल यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। इसी तरह से डायोजोनियम सॉल्ट के साथ में यहाँ पे कबलिक रिएक्शन संपन्न होती है और हमें यहाँ पे डाई प्राप्त होती है। गॉटरमॉन रिएक्शन में HCN और HCl के साथ में ये क्रिया करके, गॉटरमॉन रिएक्शन में HCl और HCN के साथ में क्रिया करके एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसका कि हाइड्रोलिसिस होने पर 2 फॉर्मिल पिरोल हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से हॉबन-हॉश रिएक्शन में हम नाइट्राइल के साथ में क्रिया कराते हैं, नाइट्राइल और HCl के साथ में, और यहाँ पे
एस्टो जो इंटरमीडिएट बनता है उसका हाइड्रोलिसिस होके 2 एसिटिल पिरोल वहाँ यह हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी में आगे चलते हैं तो कुछ रिएक्शन है पिरोल की जो कि इसकी एमिनो समूह के कारण होती है। यहाँ पे एक सेकेंडरी एमिनो समूह पिरोल में हमें मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसकी एमिनो समूह की रिएक्शंस इसमें इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती है। केवल ये एसिटिल क्लोराइड के साथ में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या देता है, हमें एन एसिटिल पिरोल देता है, जो कि रीअरेंज होके गर्म करने पे रीअरेंज होके 2 एसिटिल पिरोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से मेथिल आयोडाइड के साथ में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ये एन मेथिल पिरोल इंटरमीडिएट के रूप में देता है, जिसको कि गर्म करने पे रीअरेंज होके ये 2 मेथिल पिरोल हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में देता है। अगली रिएक्शन में जाते हैं तो अगली रिएक्शन है एक्सपेंशन ऑफ रिंग। यहाँ पे जब इसकी जो अभिक्रिया है वो क्लोरोफॉर्म के साथ में और सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बीटा क्लोरोपिरिडीन हमें प्राप्त होता है। ये जो रिएक्शन होती है ये डाइक्लोरोकार्बिन के द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये जो क्लोरोफॉर्म हमने लिया, ये क्लोरोफॉर्म इस इथोक्साइड आयन के साथ में क्रिया करके सबसे पहले क्या करता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है। ये इस इंटरमीडिएट का अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगा तो हमें डाइक्लोरोकार्बिन प्राप्त होती है। ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये पिरोल के सोडियम साल्ट पर से अभिक्रिया करती है और हमें यहाँ पे एक NaCl का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है, एलिमिनेट होता है और हमें बीटा क्लोरोपिरिडीन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। इसी में हम आगे जाते हैं तो फिनोल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो अल्फा पोजीशन पे ही होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके रूप में यहाँ पे मेलेनिमाइड हमें प्राप्त होता है। ये जो ऑक्सीडेशन है ये क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। जबकि यही रिएक्शन को हम हाइपोक्लोराइड के साथ में करवाए, बेसिक हाइपोक्लोराइड के साथ में करवाए तो ऑक्सीडेशन होने पर हमें डाइक्लोरोमेलेनिमाइड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है रिंग ओपनिंग। फिनोल वैसे तो किसी भी एसिड्स या बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में जब रिएक्ट करते हैं एथेनोलिक सॉल्यूशन में तो उस स्थिति में क्या होती है, जो पिरोल की जो रिंग होती है वो ओपन हो जाती है और हमें सक्सिनेल्डिहाइड का डायक्सिम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। साथ में NH3 का मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से रिंग ओपनिंग के लिए फिनोल की जो रिएक्शन है वो डाइहाइड्रोक्सिल अमीन के एथेनोनिक सॉल्यूशन के साथ में करवाई जाती है।